हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमईसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारी एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है और एक हम थ्योरी की क्लासेज चलाते हैं, ठीक है। और थ्योरी की क्लासेस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है। ब्लड हमने कंप्लीट कर लिया और सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर हमने हार्ट्स की जो स्ट्रक्चर है और जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और उसमें बात करेंगे अपन किसके बारे में, हार्ट की साउंड के बारे में, ठीक है। तो देखिए, हार्ट साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है किससे, जब जो हार्ट के जो वॉल्व होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया था कि हार्ट के वॉल्व्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे हार्ट के वॉल्व्स पाए जाते हैं। तो ये जो क्लोज होते हैं तो उनसे एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, हार्ट की साउंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल देयर आर 4 हार्ट साउंड। जब भी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है तो 4 हार्ट साउंड जो हैं वो रिलीज होती हैं या फिर 4 हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। But in a normal heart, only first and second sound are heard through an ordinary stethoscope. लेकिन हम बात करें यदि एक नॉर्मल हार्ट के अंदर, तो पहली और दूसरी जो साउंड होती है वो ही हमें एक ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है। बाकी की जो दो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं देती। तो जो फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड होती है उनको अपन क्लासिक हार्ट साउंड कहते हैं या फिर नॉर्मल हार्ट साउंड भी उन्हें अपन कहते हैं। जो फर्स्ट साउंड होती है जिसे अपन S1 कहते हैं, सेकंड साउंड होती है जिसे S2 कहते हैं, थर्ड साउंड होती है जिसे S3 कहते हैं और फोर्थ को अपन S4 कहते हैं। S1 की हम यहाँ पे बात करें तो S1 जब प्रोड्यूस होती है कैसे, जब ए बी जो वॉल्व होता है वो जब क्लोज होता है तो S1 जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि बिगिनिंग ऑफ वेंटिकुलर सिस्टोल, जब एट्रो वेंटिकुलर जो वॉल्स होता है वो क्लोज होता है तो उससे एक S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि हम बात करें जो वेंटिकुलर सिस्टोल जब बिगिनिंग होता है, स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। यदि हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 0.10 से लेकर 0.17 सेकंड तक ये आवाज़ हमें सुनाई देती है। ये पहली साउंड होती है और इसको क्या कहा जाता है, लव कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं, सेकंड साउंड के बारे में बात करते हैं। ये प्रोड्यूस होती है बाई क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यानी कि पहली जो साउंड होगी वो सिस्टोल पे सुनाई देगी, लव, और दूसरी जो साउंड होगी वो हमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे सुनाई देगी, जिसको अपन कौन सी कहते हैं, सेकंड साउंड होती है डव। तो लव और डव ये दो ही साउंड हमें सुनाई देती हैं, बाकी की साउंड हमें सुनाई नहीं देती हैं। यदि हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 0.10 से लेकर 0.14 सेकंड तक इनकी ड्यूरेशन हमें सुनने को मिलती है। अब बात करते हैं थर्ड साउंड के बारे में। जो थर्ड की हार्ट साउंड होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर गैलोप कहते हैं ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये अकर्स होती है ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब वेंट्रिकुलर जो फिलिंग होता है यानी कि जो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स होते हैं वो जब फिल होते हैं तो हमें ये आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट जनरेट्स ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल इन कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर एंड वल्वुलर रिगरेटेशन, ठीक है। थर्ड साउंड की हम यदि बात करें तो ये नॉर्मल विलुतीसियर ऑफ इज, ये अब तक हमें सुनाई देती है। आगे बात करते हैं अपन फोर साउंड के बारे में, जो कौन सी होती है, S4 साउंड होती है। इट इज़ ऑडिबल ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक कार्डियक हाइपरट्रॉफी। यानी कि ये हमें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही ऑडिबल होती है, सुनाई देती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जैसे कार्डियक हाइपोट्रॉफी हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई हमारी, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आर्टियल सिस्टोल इफ देयर इज रेजिस्टेंस ऑन वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब वेंट्रिकुलर फिलिंग के दौरान कोई रेजिस्टेंस आ जाता है आर्टियल सिस्टोल के अंदर, तो हम ये क्या होती है, तो ये प्रोड्यूस होती है। इसको क्या कहते हैं अपन, इट ऑल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एट्रियल साउंड या फिर एट्रियल गैलोप भी अपन इसे कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, हार्ट मर्म्यूर्स और कार्डियक मर्म्यूर्स और कार्डियक ब्रूट। यानी कि एन abnormal हार्ट साउंड लाइक क्लिकिंग, रशिंग, गर्गलिंग नॉइज दैट इज हियर बिफोर, बिटवीन और आफ्टर द नॉर्मल हार्ट साउंड। यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ और अब नॉर्मल हार्ट साउंड भी हमें सुनाई देती है, जैसे एक क्लिक जैसी आवाज़ आएगी, रश जैसी आवाज़ आएगी, कुछ गार्गलिंग जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। ये हमें सुनाई देती हैं एक नॉर्मल हार्ट साउंड के बाद, बीच में या फिर उससे पहले भी हमें सुनाई दे सकती हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, हार्ट मर्म्यूर्स कहते हैं, ठीक है। कॉजेज़ की बात करें तो देखिए, कॉजेज़ आर वैल्वुलर डिजीज हो सकती हैं जिसमें आपका स्टेनोसिस हो सकता है, इनकॉम्पिटेंस हो सकता है, सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, वेस्कुलर डिफेक्ट यानी कि पीडीए जैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये हमें इसके एक कॉज होते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, कार्डियक साइकिल, ठीक है। आगे हम किसकी बात करेंगे, कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। देखिए, ऑल द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग अ हार्ट बीट कॉल्ड कार्डियक साइकिल। यानी कि जब एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है उसके दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको मिला के अपन क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ एट्रिया प्लस सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स। यानी कि हम यदि बात करें तो कार्डियक साइकिल कंसिस्ट होती है किसी सिस्टोल और डायस्टोल से, ऑफ एट्रिया प्लस सिस्टोल, ठीक है, और डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल, इनसे मिलकर क्या बनती है, कार्डियक साइकिल बनती है। यदि हम बात करें क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो जो टर्म होती है सिस्टोल, जिसे अपन कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, इसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओनली। एंड डायस्टोल का मतलब, जिसे अपन रिलैक्सेशन भी कहते हैं, इसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल ओनली, ठीक है।
आगे बात करते हैं, व्हेन द हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट द ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल अबाउट 0.8 सेकंड। यानी कि जब हम नॉर्मल हार्ट रेट की बात करते हैं जो कितनी होती है 72 बीट्स पर मिनट होती है, यदि हम इसके कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन की बात करें तो एक फिक्स होता है उसका, कितनी होती है 0.8 सेकंड की वो कार्डियक साइकिल होती है। आगे बात करते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ वेंटिकुलर सिस्टोल इज 0.27 सेकंड एंड वेंटिकुलर डायस्टोल इज 0.58 सेकंड। यदि हम इसको टोटल करेंगे तो 0.8 सेकंड हमारे सामने निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके अंदर वेंट्रिकल सिस्टोल कितना होता है और वेंटिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड की है, इसके अंदर एट्रियल की बात करते हैं 0.8 सेकंड का, तो सिस्टोल होगा 0.1 सेकंड का और डायस्टोल होगा 0.7 सेकंड का। यदि हम वेंट्रिकुलर की बात करते हैं तो इसके अंदर सिस्टोल होगा 0.3 सेकंड का और डायस्टोल होगा 0.5 सेकंड का। ये कार्डियक साइकिल आपको याद रखना था। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहते हैं क्या, ईसीजी, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट विच कंसिस्टिंग ऑफ वेव्स कॉल्ड पी क्यू आर एस टी एंड समटाइम्स यू। यानी कि ईसीजी है क्या, तो देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म है और ये एक प्रकार का रिकॉर्ड है किसका, जो हमारी हार्ट की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनको यदि हम एक रिकॉर्ड के फॉर्म में मेजर करें या फिर अपने पास सुरक्षित रखें तो वो हमारे सामने क्या बन के आ जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर कह देंगे। विच कंसिस्टिंग ऑफ वेव, यानी कि किससे मिलकर बना, तो एक वेव लाइक फॉर्म बन जाती है जिसमें पी वेव आती है, क्यू वेव आती है, आर वेव आती है, एस आती है, टी आती है और कभी कभी यू वेव भी आ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रो कार्डियोफोनोग्राफ एक डिवाइस है जो कि हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करने के काम आती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक प्रकार की डिवाइस है, मशीन है जिसको यूज़ किया जाता है रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ हार्ट मसल्स ऑन अ मूविंग स्ट्रिप ऑफ अ पेपर। यानी कि एक पेपर लिया जाता है, उस पेपर के ऊपर जो हार्ट मसल्स का एक्शन होता है उनके दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद एक ग्राफ जैसी स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आ जाती है जिसको अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की यूज़ एक डिवाइस होती है, मशीन होती है जिसको इस चीज़ में यूज़ किया जाता है। यदि हम टाइम ड्यूरेशन ईसीजी की बात करें, ईसीजी वेव्स की बात करें तो रिकॉर्डेड ऑन एक्स एक्सेस बाय द वर्टिकल लाइंस, ठीक है। इंटरवल बिटवीन टू थिन लाइंस 1 mm होता है, जिसका ड्यूरेशन की बात करें तो कितना होता है 0.04 सेकंड होता है। एंड टू थिक लाइन 5 mm 0.2 सेकंड, उनके बीच का क्या होता है, इंटरवल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ईसीजी वेव्स रिकॉर्डेड ऑन वाई एक्सिस बाई हॉरिजेंटल लाइन। यानी कि हम बात करें जो एम्पलीट्यूड होता है वो ईसीजी वेव्स का रिकॉर्ड किया जाता है वाई एक्सिस पर, जो कि एक हॉरिजेंटल लाइन के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरवल बिटवीन टू थिन लाइन्स 0.0 सॉरी टू थिन लाइन जिनकी थिकनेस कितनी होती है 1 mm होती है, इनके बीच में यदि हम बात करें इंटरवल कितना होता है 0.1 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ पेपर ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग इज 25 mm पर सेकंड, क्या होती है इसकी स्पीड होती है। नॉर्मल ईसीजी जो वेव्स होती है वो क्या होती है, पी क्यू आर एस टी होती है, जिसको गिवन किया था किसने, एंथोनोवेन विलियम्स ने, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ ईसीजी भी कह देते हैं। ईसीजी रिकॉर्ड होती है किनके द्वारा, 12 लीड्स के द्वारा ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक एक वेव्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो वेव्स ऑफ ईसीजी हमारे सामने आती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पी वेव्स के बारे में। ये अपीयर होती है ड्यू टू डीपोलराइजेशन और इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एट्रियल मस्कुलेचर। यानी कि एट्रियल जो मस्कुलेचर होता है उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है या फिर हम बात करें डीपोलराइजेशन होता है, तब ये हमें पी वेव्स जो है वो दिखाई देती है। इट इज़ पॉजिटिव एंड फर्स्ट वेव इन ईसीजी, ये पॉजिटिव होती है और फर्स्ट वेव होती है कौन सी, ईसीजी के अंदर। ड्यूरेशन की बात करें तो 0.1 सेकंड इसका होता है और एम्पलीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव में 0.1 मिली वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड होता है। दूसरा आता है हमारे सामने, दूसरी वेव जो आती है उसका कॉम्प्लेक्स बनता है क्यू आर एस, वेव्स तीनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जैसे अपन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को, ठीक है। इट ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें तो 0.1 सेकंड इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। एम्पलीट्यूड की बात करें तो देखिए क्यू वेव्स का होता है -0.2 मिली वोल्ट यानी कि नेगेटिव होता है। आर वेव्स का जो होता है पॉजिटिव होता है 0.1 +1 मिली वोल्ट। और एस वेव्स की बात करें तो -0.4 मिली वोल्ट, जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये क्यू वेव्स है तो ये नीचे जा रही है तो इसका माइनस होगा एम्पलीट्यूड, एस का भी माइनस होगा, लेकिन आर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं टी वेव के बारे में, ठीक है। पी का भी क्या होगा, पॉजिटिव, अभी हमने ऊपर की तरफ देखा था। एम्पलीट्यूड क्या है 0.1 मिली वोल्ट है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए टी वेव की हम यहाँ पे बात करते हैं। इट इज़ ड्यू टू रिपोलराइजेशन नेगेटिव इनसाइड द सेल इन रिलेशन टू द आउटसाइड ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। यदि हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 0.2 सेकंड होता है और एम्पलीट्यूड की बात करें तो 0.3 मिली वोल्ट जो कि पॉजिटिव होता है। तो टी भी हम कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेजर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं किसके अंदर, ईसीजी के अंदर, जिसमें पी वेव आता है जिसे अपन आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे अपन इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स कहते हैं,
टी वेव से बनता है जिसे अपन फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यू आर एस टी होता है जिसे अपन वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पी आर इंटरवल प्रेजेंट करता है टाइम टेकन बाई एन इम्पल्सेस टू ट्रेवल फ्रॉम आर्टेरिया टू Purkinje फाइबर, यानी कि पी आर जो इंटरवल होता है, ये जो पी आर इंटरवल है, ये पी आर इंटरवल है, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक इम्पल्स को आर्टेरिया से लेकर Purkinje फाइबर तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉर्मल पी आर इंटरवल कितना होता है, तो 0.12 सेकंड से लेकर 0.2 सेकंड तक इसका नॉर्मल टाइम होता है। आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट बाई ईसीजी। ठीक है, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन आर वेव्स डिवाइडेड बाई 300। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 2 लार्ज स्क्वायर बिटवीन द आर वेव्स देन हार्ट रेट विल बी 150 बीट्स पर मिनट। ठीक है, चलिए ईसीजी के लीड्स की बात कर लें तो देखिए एक कंडक्टर अटैच होता है कहाँ से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईसीजी लीड, यहाँ पे 2 प्रकार की ईसीजी लीड्स होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे सामने यूनिपोलर लीड, जिसमें भी आगे अपन 2 टाइप्स की यूनिपोलर लीड्स को यूज़ किया जाता है ईसीजी लेने के लिए। सबसे पहले नंबर पर आते हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड और वी वेक्टर लीड। ठीक है, इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं जो प्लेस किए जाते हैं 6 प्लेस ओवर द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर 6 जगह पर इनको प्लेस किया जाता है। जिसमें पहले आता है V1 जिसको फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस आईसीएस नियर टू स्टर्नम के ऊपर लगाया जाएगा। B2 को फोर्थ लेफ्ट आईसीएस नियर टू स्टर्नम पे लगाया जाएगा। B3 को B2 और B4 के बीच में लगाया जाएगा। B4 को कहाँ लगाया जाएगा, फिफ्थ लेफ्ट आईसीएस मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगाया जाएगा। फिफ्थ नंबर यानी कि B5 की बात करें तो फिफ्थ लेफ्ट आईसीएस इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगाया जाएगा। B6 फिफ्थ लेफ्ट आईसीएस यानी कि मिड एक्सिलरी लाइन पे इसको लगाया जाएगा। दूसरे नंबर पर आते हैं कौन सी हमारे सामने, यूनिपोलर लिम्ब लीड, जो कि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है ABR जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा कहाँ पे, राइट आर्म पे। दूसरी होती है ABL जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है कहाँ पे, लेफ्ट आर्म पे। ABF जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है कहाँ पे, लेफ्ट लेग पे। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं बाइपोलर लिम्ब लीड आती है एक। ठीक है, एनी लीड दैट कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रोड एट वन बॉडी साइड एंड अनदर एट अ डिफरेंट साइड। बाइपोलर लिम्ब लीड जिसको अपन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड भी कहते हैं। ईसीजी ऑब्टेन की जाती है सेकंड लिम्ब लीड कॉल्ड टिपिकल ईसीजी वेव्स के द्वारा। लिम्ब लीड फर्स्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है लेफ्ट हैंड पे। लिम्ब लीड सेकंड, ये इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो राइट हैंड पे लगाया जाता है, यानी कि ये कहाँ करी जाएगी, बोथ हैंड पे यूज़ की जाएगी। लिम्ब लीड सेकंड की बात करते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाएगा लेफ्ट लेग पे और नेगेटिव टर्मिनल लगाया जाएगा राइट हैंड पे, यूज इनटू डायगोनल डायरेक्शन में। लिम्ब लीड थर्ड की बात करते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाएगा लेफ्ट लेग पे और नेगेटिव टर्मिनल लगाया जाएगा लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पे ईसीजी अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन किसकी बात करेंगे, कार्डियक आउटपुट और पल्स प्रेशर की यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पर मिनट, यानी कि कितना अमाउंट ब्लड का पंप किया गया हार्ट के द्वारा, हार्ट के लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के द्वारा पर मिनट, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, या फिर पल्स प्रेशर भी कहते हैं। फॉर एन एवरेज हम बात करते हैं तो एडल्ट होता है जब रेस्ट के दौरान, तो कार्डियक आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सर्फेस एरिया होता है, यानी कि टोटल 5 लीटर ईच पर मिनट होता है। कार्डियक आउटपुट को हम यदि डिटरमाइन करें तो मल्टीप्लाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम बाय द हार्ट रेट, इसको क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई करके कार्डियक आउटपुट निकाला जा सकता है। कार्डियक आउटपुट CO कैसे निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है और हार्ट रेट कितना चलता है। तो CO यहाँ पे यदि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है तो 72 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 लीटर पर मिनट हमारे सामने निकल के आ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है वो चीज़ समझिए, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट के दौरान कितना वेंट्रिकल ने ब्लड अमाउंट जो है वो पंप कर दिया, उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, यानी एक स्ट्रोक में कितना पंप जो है कितना ब्लड जो है पंप किया गया है। आगे बात करते हैं, यदि नॉर्मल वैल्यू की लेते हैं अपन तो 70 ml हमारे सामने निकल के आता है। अब बात करते हैं अपन कार्डियक रिजर्व के बारे में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड कैन बी पम्प्ड आउट बाई हार्ट अबव द नॉर्मल वैल्यू, यानी कि नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा कितना हमारे हार्ट ने जो ब्लड है वो पंप किया, मैक्सिमम अमाउंट कितना हमने पंप किया, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियक रिजर्व भी कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू की बात करें कार्डियक रिजर्व की, तो यंग एडल्ट के अंदर 300 से 400% तक ये चला जाता है। अगला आता है हमारे सामने कार्डियक इंडेक्स, जिसे CI भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट फॉर पर मीटर स्क्वायर बॉडी सर्फेस एरिया। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है कार्डियक इंडेक्स की, तो 2.8 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। CI की फुल फॉर्म क्या है, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय द बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। कैसे, लीवर का 30% होता है, लीवर रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट कौन रिसीव करता है, तो लीवर हमारा सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं किडनी की, 26% होता है, स्केलेटल मसल को 18% आता है, ब्रेन को 16% आता है, स्किन बोन GIT को 6% और हार्ट खुद को कितना आता है, 4% कार्डियक आउटपुट निकल के आता है। ऑक्सीजन की कंजप्शन की बात करें तो मेजर किया जाता है रेस्पिरोमीटर के द्वारा या फिर BMR apparatus के द्वारा। अगला आता है हमारे सामने क्या, पल्स प्रेशर।
पल्स प्रेशर क्या है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कॉल्ड पल्स प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। पल्स प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल पल्स प्रेशर की बात करें तो 120 से यदि 80 माइनस कर देंगे तो 40 mmHg आता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, द फोर्स और प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाई ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि हमें पता है जो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता रहता है और ब्लड खुद एक प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर, उन ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो जितना फोर्स या जितना प्रेशर जो ब्लड है वो एक्सर्टेड कर रहा है किनके ऊपर, जो ब्लड वेसल्स की बॉल हैं उनके ऊपर, उस प्रेशर को ही क्या कहा जाता है, उस फोर्स को ही क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो ब्लड प्रेशर है वो यूजुअली मेजर किया जाता है ब्रेंकियल आर्टरी के द्वारा, जो कि कहाँ पे होती है, लेफ्ट आर्म के अंदर होती है। ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है एक डिवाइस को, जैसे अपन क्या कहते हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और हार्ट रेस्ट कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि यदि हम आर्टरी के अंदर प्रेशर की बात करें तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान या फिर हार्ट रेस्ट के दौरान जो एक ब्लड प्रेशर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड प्रेशर कितना होता है, 30/20 ऑफ मरकरी, और नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 ऑफ मरकरी। यदि द साउंड हर्ड वाइल टेकिंग ब्लड प्रेशर है कॉल्ड कॉट ऑफ साउंड। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो साउंड होता है जब अपन ब्लड प्रेशर ले रहे होते हैं तो उस साउंड को अपन क्या कहते हैं, कॉरट कॉफ साउंड भी कहते हैं। कीप द आर्म एट हार्ट लेवल ड्यूरिंग टेकिंग बीपी, जब अपन बीपी को नापते हैं, बीपी को लेते हैं तो अपन को जो आर्म होती है उसको हार्ट लेवल तक रखना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर MABP जिसे अपन कहते हैं। तो एवरेज प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं, MABP कहते हैं। MABP क्या होगा, देखिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, उसके अंदर वन थर्ड करेंगे अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा हम बात करें तो MABP कैसे काउंट करेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर का, क्योंकि ये हमें पता है ये क्या होता है, पल्स प्रेशर होता है। एग्जाम्पल की बात करें, यदि BP आया किसी पर्सन का 120/80 तो MABP क्या होगा, देखिए 80 हमें पता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना 80 है, 1/4 कर देंगे इन दोनों के बीच का, पल्स प्रेशर 40, इसको अंदर यदि प्लस कर देंगे तो ये यहाँ पर सामने निकल के आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, सर्कुलेशन टाइम के बारे में। देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रॉप ऑफ ब्लड टू पास फ्रॉम राइट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन बैक टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू सिस्टम सर्कुलेशन होल बॉडी एंड बैक अगेन राइट एट्रियम कॉल्ड सर्कुलेशन टाइम। यानी कि एक बार ब्लड को पूरे हार्ट के अंदर सर्कुलेट होने में जितना टाइम लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, सर्कुलेशन टाइम कहते हैं। ये कितना होता है, रेस्टिंग पोर्शन यदि एक है उसके अंदर कितना आ जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्कुलेशन टाइम कितना होता है, तो 1 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंदर क्या था, हार्ट था और क्या था, ब्लड वेसल्स थी। ठीक है, देखिए, एनी ऑफ द वेसल्स कैरिंग ब्लड, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, यानी कि कोई ऐसी वेसल्स, कोई ऐसी नली या ट्यूब हमारी इस बॉडी के अंदर जिसके अंदर ब्लड वेसल्स सॉरी जो ब्लड होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। जिसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, वो आर्टरीज हो सकती हैं, वेन्स हो सकती हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो 6 प्रकार की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिसमें आती हैं आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स और वेसुरम। ठीक है, आर्टरी की बात करें हम यहाँ पे तो AR का मतलब होता है एयर, टी टर का मतलब होता है टू कैरी, बिकॉज आर्टरी फाउंड एम्प्टी एट डेथ। ठीक है, यानी आर्टरी किसको कैरी करते हैं, एयर को कैरी करते हैं, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। देखिए, आर्टरी के बारे में अपन पढ़ें, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन। ठीक है, यानी कि आर्टरी करती क्या है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर ऑर्गन तक लेके जाती है। केवल किसको छोड़ के, यदि हम पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दें तो, क्यों, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ, लंग्स तक। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, देखिए आर्ट्यूल्स की। आर्ट्यूल्स क्या होते हैं, तो आर्टरीज डिवाइड अगेन एंड अगेन आफ्टर एंटरिंग इनटू एन ऑर्गन फ्रॉम वेरी स्मॉलर आर्टरी कॉल्ड आर्ट्यूल्स। ठीक है, यानी आर्टरीज होती है वो ऑर्गन तक ब्लड को लेके जा रही है, लेकिन ऑर्गन के अंदर भी वो डिवाइड हो जाती है आपस में बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर, तो उसे अपन क्या कहते हैं, आर्ट्यूल्स कह देते हैं। आर्ट्यूल्स होती हैं उनको नॉन और हम किस नाम से जानते हैं, तो रेजिस्टेंस वेसल्स के नाम से भी अपन उन्हें जानते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हमारे सामने क्या, कैपिलरीज, जिनके डायमीटर की बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। आर्ट्यूल्स की बात करें तो उनको डिवाइड होती है छोटी छोटी वेसल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर जाके, जिसे अपन क्या कह देते हैं, कैपिलरीज कह देते हैं। यानी कि सबसे पहले आर्टरी होगी, आर्टरी आगे डिवाइड होगी किसके अंदर, आर्ट्यूल्स के अंदर, और आर्ट्यूल्स आगे डिवाइड हो जाएंगे किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, कैपिलरीज को यदि हम बात करें तो आल्सो नोन
किस नाम से जाना जाता है, एक्सचेंज वेसल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड का जहाँ एक्सचेंज होता है, ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेशन का CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के अंदर ही होता है, ठीक है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज वेसल्स भी कह देते हैं। जो कैपिलरीज की वॉल्स होते हैं वो कंपोज होती हैं किसके द्वारा, ओनली सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल्स, यानी कि सिंगल लेयर होती है एंडोथेलियल सेल की, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, वेन्यूल्स के बारे में। तो सेवरल कैपिलरीज मिलके एक स्मॉलेस्ट वेन बना लेती हैं जिसे अपन क्या कह देते हैं, वेन्यूल्स कह देते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेन्स के बारे में। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया उसके बाद वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, कोई भी प्रोडक्ट था उसका, उसका होने के बाद CO2 वहाँ से रिलीज हुई, उस CO2 को उस ऑर्गन से लेके हार्ट तक लेके आने का काम कौन करती है, वेन्स करती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे सामने क्या, वैसा वेसोरम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, माइन्यूट ब्लड वेसल्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूट द वॉल्स ऑफ द लार्जर वेन्स एंड आर्टरी, उन्हें अपन क्या कहते हैं, वासा वेसोरम कहते हैं। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी और वेन्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, द वॉल ऑफ आर्टरी एंड वेन हैज 3 कोट्स। जो आर्टरी और वेन्स की वॉल होती है उनमें 3 कोटिंग होती है। सबसे पहले होती है कौन सी, ट्यूनिका इंटरना, इनर मोस्ट कोट होती है आर्टरी की, जो कि कंटेन होती है किसके द्वारा, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंडोथेलियम भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारे सामने क्या, ट्यूनिका मीडिया, जो कि थिकेस्ट लेयर होती है आर्टरी के अंदर और थिन होती है कहाँ पे, वेन के अंदर। ये कंसिस्ट होती है इलास्टिक फाइबर के द्वारा और स्मूथ मसल फाइबर के द्वारा। ड्यू टू प्रेशर ऑफ इलास्टिक फाइबर द वॉल ऑफ आर्टरी एक्सपेंड इजीली विदाउट टीयरिंग ड्यूरिंग इंक्रीज बीटवी, यानी कि इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं तो ये आपस में क्या कर जाती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं एक्सपेंड कर जाते हैं इजीली विदाउट टीयरिंग, यानी कि बिना फटे। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ता है तो ये क्या कर जाती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं, बजाय इसके टीयर होने के, ठीक है। इन ओल्ड एज द अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर डिक्रीज, यानी कि ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, इलास्टिक फाइबर्स का अमाउंट है वो कम होने लग जाता है, स्मूथ मसल फाइबर्स का जो अमाउंट है वो कम होने लग जाता है, इसलिए आर्टरीज क्या होती हैं, लेस फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, आर्टरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। और जब BP इंक्रीज होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लास्ट जो लेयर होती है, थर्ड जो कोटिंग होती है, वो किसकी होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, यानी कि आउटर मोस्ट कोटिंग होती है, मेनली कंपोज होती है किसके द्वारा, इलास्टिक और कोलाजन फाइबर के द्वारा। ये थिकेस्ट होती है वेन के अंदर और थिन होती है कहाँ पे, आर्टरी के अंदर। यदि हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें, एंकरिंग की बात करें, तो सराउंडिंग टिश्यू को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है और एंकरिंग प्रोवाइड कराती है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, ब्रांचेज ऑफ एरोटा। एरोटा जो है जिसे हिंदी के अंदर महाधमनी कहा जाता है, इसकी कुछ ब्रांचेज होती है। तो एरोटा होता क्या है, देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। डायमीटर की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। 4 प्रिंसिपल होते हैं मेन डिवीजन ऑफ एरोटा, कौन कौन से, असेंडिंग एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, थोरेसिक एरोटा और एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, असेंडिंग एरोटा के बारे में, जिसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। ब्रांच की बात करते हैं तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर बटी हुई होती है। एरिया कहाँ पे सप्लाई होता है, तो मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर होती है वहाँ को ये सप्लाई करती है। इसके बाद बात करते हैं आर्च ऑफ एरोटा, जिसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। इसमें बात करें अपन, देखिए तो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, इसको डिवाइड किया गया है आगे 2 आर्टरीज के अंदर। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कहाँ पे एरिया सप्लाई करती है, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक को सप्लाई करती है। इसके बाद बात करते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी, इट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 आर्टरीज। राइट एक्सिलरी आर्टरी, जो कि राइट अपर लिम्ब को एरिया सप्लाई करती है। इसके बाद बात करते हैं राइट वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि राइट साइड ऑफ हेड और नेक को सप्लाई करती है। इसके बाद बात करते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हेड और नेक को सप्लाई करती है, ठीक है। लेफ्ट सब क्लेविकन आर्टरी, ये आगे डिवाइड होती है 2 आर्टरी के अंदर, लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी जो कि लेफ्ट अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, और लेफ्ट वर्टिकल आर्टरी जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हेड और नेक को सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की ब्रांच, जो कि थोरेसिक एरोटा कहा जाता है, इसकी लेंथ होती है कितने, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पेरिकार्डियल आर्टरी के अंदर डिवाइडेड होती है, जिसमें पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट के लिए सप्लाई करता है। ब्रोंकियल आर्टरी के अंदर लंग्स को सप्लाई करती है। इसोफेगल आर्टरी अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस को सप्लाई करती है। मेजिस्टेशनियल आर्टरी, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ मेडिस्टेनियम को सप्लाई करती है। सब कोस्टल आर्टरी, जो कि मसल्स ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती है। सुपीरियर फेरिक आर्टरी, जो कि सुपीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम को क्या करती है, सप्लाई करने का काम करती है। इसके बाद बात करते हैं एब्डोमिनल ऑर्टा की, जो कि इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरी होती है, इन्फीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम को सप्लाई करती है। क्लेरिक ट्रंक, जो कि अनपेयर्ड होती है, डिवाइड होती है 3 आर्टरीज के अंदर। सबसे पहले होती है कौन सी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, जो कि लिवर को सप्लाई होती है। LT गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि स्टमक और लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस के लिए सप्लाई होती है। स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि स्प्लीन और पैनक्रियास को सप्लाई करती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, असेंडिंग कोलन, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, यहाँ पे सप्लाई होती है।
सुप्रा रीनल आर्टरी जो कि सुप्रा रीनल ग्लैंड को सप्लाई होती है, रीनल आर्टरी जो कि किडनी को सप्लाई होती है, गोनिडल आर्टरी जो इसको हम आगे डिवाइड करें तो मेल टेस्टिकुलर आर्टरी होती है जो टेस्टिस को सप्लाई करती है। फीमेल की बात करते हैं अपन तो ओवेरियन आर्टरी होती है जो कि ओवरीज को सप्लाई करती है। इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी होती है जो ट्रांसफर डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन और रेक्टम को सप्लाई होती है। कॉमन इलियक आर्टरी 4th नंबर की वर्टेब्रा होती है इंटरनल इलियक आर्टरी, यूटेरस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ब्लैडर को सप्लाई होती है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो कि लोअर टेम्पर मसल्स ऑफ बटॉक्स को सप्लाई करती है। ठीक है, चलिए आगे अपन अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि सर्कल होता है, किसका, सर्कल ऑफ बिलीज और सर्कल सर्कुलस आर्टेरियोसस। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, द ब्रेन टिश्यू इज सप्लाइड बाय एन अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज कॉल्ड सर्कल्स ऑफ बिलीज। ठीक है, यानी कि ब्रेन टिश्यू होता है जो कि सप्लाइड बाई एन अरेंजमेंट ऑफ आर्टरी, यानी आर्टरीज का कुछ अरेंजमेंट होता है जो कि ब्रेन टिश्यू के अंदर सप्लाई होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ बिलीज कह देते हैं। ब्रेन गेट्स ब्लड सप्लाई थ्रू 4 लार्ज आर्टरीज, यानी कि जो ब्रेन होता है उसको जो ब्लड की सप्लाई की जाती है वो 4 लार्ज आर्टरी के द्वारा सप्लाई की जाती है। 2 वर्टिब्रल आर्टरी एंड 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। 2 जो आर्टरीज होती हैं वर्टिब्रल होती हैं और 2 जो आर्टरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं। सर्कल ऑफ बिलीज कंटेनिंग फॉलोइंग आर्टरीज। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, देखिए 2 एंटीरियर सर्विकुलर आर्टरी होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं कहाँ पे, एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन के लिए। 2 मिडल सेरिबुलर आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं साइड्स ऑफ ब्रेन के लिए। 2 पोस्टीरियर सेरिबुलर आर्टरी होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन के लिए। एक बेसिलर आर्टरी होती है, ब्रांच होती है कॉल्ड, जैसे पोंटिन आर्टरी कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई करती है कहाँ पे, ब्रेन स्टेम के लिए। एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है जो कम्युनिकेट करती है कहाँ पे, एंटीरियर सेरिबुलर आर्टरी के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती हैं जो कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियर सेरिबुलर आर्टरी विद कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती हैं। 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं जो कहाँ कहाँ लेके जाती हैं, ब्लड को ब्रेन के लिए। 2 इंटरकोस्टल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को ब्रेन के लिए लेके जाती हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने कौन सी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAD भी कहते हैं। नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज और इट्स ब्रांच यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ एथ्रोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो नैरोइंग हो जाए, छोटी हो जाए, या फिर उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, और इनकी ब्रांच का भी यही चीज़ हो जाए, तो नैरो हो जाए या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इसलिए अपन क्या कहते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसके रिजल्ट्स के स्वरूप क्या होता है, तो डिक्रीज हो जाता है क्या, परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। ठीक है, CAD में रिजल्ट टू कॉज हाइपरटेंशन, MI, एंजीना, हार्ट फेलियर, डिसरिदमिया और डेथ भी हो सकता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। तो देखिए, परसिस्टेंट elevation of systolic blood pressure above 140 mm of mercury and diastolic blood pressure above 90 mm of mercury in an average adult on 3 separate readings recorded several weeks apart called hypertension। यानी कि हाइपरटेंशन के अंदर होता क्या है, देखिए जो परसिस्ट एवोल्यूशन होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, वो यदि 120 से बढ़ के कितना हो जाए, 140 mm ऑफ Hg से ऊपर चला जाए, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो 80 mm ऑफ मर्करी होता है वो बढ़कर 90 mm ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाए एक एवरेज एडल्ट के द्वारा, और हमें क्या लेना है, 3 सेपरेट रीडिंग लेनी है और सबके सब सेवरल वीक्स के अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा आ रहा है तो अपन उसे क्या कह सकते हैं, हाइपरटेंशन कह सकते हैं। हाइपरटेंशन नोन एज साइलेंट किलर, हाइपरटेंशन क्या होता है, साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इट कैन डैमेज वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, ब्रेन स्लोली विदाउट पेन। यानी कि ये क्या करता है, जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनको डैमेज करता है, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, इनको विदाउट पेन के क्या करता रहता है, हर्ट करता रहता है। इट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी, सेरेब्रल और पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। मेल एक्सपीरियंस करते हैं हाइपरटेंशन को मोर देन फीमेल टिल एज 50। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इंक्रीजेज विद एज, यानी कि एज के साथ साथ ये प्रॉब्लम क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, एक मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर जो होता है 120 एंड 139 mm मर्करी सिस्टोलिक होना चाहिए, और 80 से 89 mm डायस्टोलिक होना चाहिए। इसे अपन क्या कहते हैं, प्री हाइपरटेंशन भी कहते हैं, यदि इतना हमें आ रहा है तो। यदि हाइपरटेंशन के स्टेज की बात करें तो देखिए, स्टेज फर्स्ट के अंदर जो सिस्टोलिक होता है वो 140 से लेकर 159 होता है, और डायस्टोलिक 90 से 99 mm ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, स्टेज सेकंड के अंदर क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है 160 से 179 हो जाता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 100 से 109 mm ऑफ मर्करी हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर यदि हम बात करते हैं तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 180 से ऊपर चला जाता है, और डायस्टोलिक होता है 110 mm ऑफ मर्करी से ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यदि हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, देखिए बेस्ड ऑन कॉजेज, तो सबसे पहले आता है हमारे सामने कौन सा, प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो कि एसेंशियल हाइपरटेंशन है या फिर इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी अपने से कहते हैं। हाइपरटेंशन द एब्सेंस ऑफ अंडरलाइन डिजीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट 90 to 95% ऑल कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। ये जो होता है इससे 90-95% जो केसेस होते हैं हाइपरटेंशन में उसके अंदर यही देखने को मिलता है, यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। यदि हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो देखिए, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आर
नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आर जेनेटिक, एजिंग एंड मेल जेंडर. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आर स्मोकिंग, excessive alcohol, obesity, increased intake of fat, salt, caffeine and hyper लिपिडीमिया, सेंसिटिविटी, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस. दूसरे नंबर पर आता है हमारे सामने कौन सा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू अदर डिजीज, यानी कि अदर डिजीज के कारण भी जो हाइपरटेंशन होता है उसके बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं. कॉज ऑफ हाइपरटेंशन आर नोन लाइक रीनल फेलियर, फ्यू, क्रोमोसाइटोमा. ठीक है. इसके बाद इंक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन, जिसको कौन सिंड्रोम भी कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया, CHF, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेनिन एंड मेडिएशन लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड. ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड. तीसरे नंबर पर आता है हमारे सामने कौन सा, वाइट कोड हाइपरटेंशन, जो कि इंक्रीज बीपी ओनली ड्यूरिंग मेजरिंग बीपी बाय फिजिशियन ड्यू टू एंजाइटी. यानी कि कई बार जब फिजिशियन आ जाता है या कई बार अपन डॉक्टर को देख के हमारी जो एंजाइटी के दौरान क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कह देते हैं. अब हाइपरटेंशन के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. देखिए, एसिम्टोमेटिक रहता है, कई बार बहुत साल तक ये कह रहता है एसिम्टोमेटिक रहता है जब तक कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिलते हैं. इसके अलावा जैसे हेडेक रहना, एपिस्टेक्सिस होना, चेस्ट पेन होना, टिनिसिस होना, फ्लशी फेस होना, डिजीनेस होना, जिसके अंदर जनरलाइज वीकनेस और फिटनेस हमें देखने को मिलती है. विजुअली डिस्टर्बेंस भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस क्या हो सकते हैं. तो इट इज़ एन एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर ड्यू टू एक्सट्रीम एलिवेशन ऑफ बीपी मोर देन 180 टू 120 mm ऑफ एचजी हो जाए. इट कैन कॉज वाइटल ऑर्गन डैमेज लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड रेटिना ऑफ आई हो सकता है. एडमिनिस्टर एंटी हाइपर सेंसिटिव मेडिकेशन बाई IV रूट. यदि हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखिए मैनेजमेंट हमारे सामने आ गया. ठीक है. मैनेजमेंट देखिए, गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट ऑर्गन डैमेज. Take blood pressure on both arms with the client supine and standing. Assess the client for cardiovascular change like distant neck and tachycardia and dysrhythmias. Evaluate chest X-ray for heart enlargement, cardiomegaly कहते हैं. तो पहले नंबर पर जो आता है हमारे सामने नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आता है, जिसको हम लाइफ स्टाइल चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं. सबसे पहले आता है डाइट मॉडिफिकेशन. तो लो इंटेक ऑफ डाइटरी सोडियम, यानी सोडियम का अमाउंट अपन कम कर दें. दूसरा, लो इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, यानी कि जो सैचुरेटेड फैट होता है उसका लेवल अपन कम कर दें. तीसरा होता है अल्कोहल के कंजप्शन को अवॉइड कर दें, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें. टी कॉफ़ी के इंटेक को लो कर दें, लेस कर दें, 2 से 3 कप्स पर डे एवरेज वो कर देते हैं. दूसरे नंबर पर आता है कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दें. तो हमें रेगुलर अगर इस स्टार्ट जो एक्सरसाइज होती है स्टार्ट कर देंगे तो भी ये हमें मैनेज हो सकता है. तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रेस. स्ट्रेस को यदि हम कम कर देंगे, रिड्यूस स्ट्रेस बाई रिलैक्सेशन, मोडेलिटीज लाइक बायो फीडबैक एंड इमेजिनरी टू लोअर बीपी बिकॉज स्ट्रेस इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाई इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ कैटेकोलामीन. ठीक है, एडिनिन नॉन एडिलेटेड. यदि हम इसको कम कर देंगे तो भी ये ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाएगा. स्मोकिंग सिसेशन, यानी कि निकोटिन प्रेजेंट होता है स्मोकिंग के अंदर, कैन इंक्रीज HR, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, पेरिफेरल वेसो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है और क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम कर देता है. इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो फार्मालॉजिकल मैनेजमेंट भी होते हैं, जिसके अंदर डायूरेटिक्स होते हैं. ठीक है, यानी कि एक ऐसा एजेंट होता है जो कि यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, जो सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसका डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जिसमें सबसे बढ़िया आता है कौन सा, फॉर्सेमाइड, जिसे लेक्सिस भी कहते हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं बीटा या फिर ब्लॉकर. एन एजेंट दैट ब्लॉक सिम्प्टोमेटिक बीटा रिसेप्टर इन द हार्ट सो डिक्रीज HR एंड डायलेट ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, फैला देगा. इसके एग्जाम्पल हैं प्रोपेरानोलोल, ठीक है, लेबेटालोल, मेटोप्रोलोल या फिर एंटीलोल ETC. इसके बाद आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे कि एक ऐसा एजेंट होता है जो कि कैल्शियम की एंट्री को बंद कर देता है. कहाँ पे, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल्स होती है वहाँ पे कैल्शियम की एंट्री बैन हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वेसोडाइलेशन भी हो जाता है. इसके अलावा मायोकार्डियम के अंदर भी कैल्शियम की एंट्री बैन हो जाएगी, जिससे जो हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. एग्जाम्पल की बात करें तो निफिडापाइन, बेरापामिल, निया कार्डिपाइन और दूसरी कौन सी होती है, एमोलोडिपाइन भी होती है. इसके बाद बात करते हैं एंजियोटेंशन की. कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर्स होते हैं. ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनहिबिट हो जाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, जिससे जो कन्वर्ट नहीं हो पाता किसके अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, जिससे ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं. इसके बाद लास्ट में आता है हमारे सामने कौन सा, वेसो डायलेटर. ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, जिसमें मिनोक्सिडिल आती है. ठीक है, हाइड्रोजीन आते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी आता है इसके अंदर. ठीक है, इस तरीके से हमने जो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली. इसके बाद कुछ डिजीज़ और बची हुई हैं और ये वीडियो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये वीडियो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें. जय हिंद.